हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राधा कृष्णन एकेडमी। माय नेम इज़ आबा दुबे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग की लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है, तो उसी के रिगार्डिंग आज से आप लोग का जो कोर्स होगा वो स्टार्ट किया जाएगा मैथ्स का। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में जो आपका पहला लेसन है वो संख्या पद्धति है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे और बाकी जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको पर डे मिलती रहेंगी। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को हम लोग इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। ओके, इसको हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम में क्या होता है, जब भी नंबर सिस्टम का नाम आता है तो सबसे पहले स्टार्ट होता है कि आप अगर उसकी स्टार्टिंग करते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा। और जो संख्या पद्धति होता है उसका स्टार्टिंग टर्म होता है आपका प्राकृतिक संख्याएं, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। पहले आपका आता है प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। और प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत जितने भी हम लोग बचपन से जितने भी 1 2 3 4 सीखते हुए चले आ रहे हैं वो सारे हमारे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। एंड इसके अलावा जो बाकी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 तो हम लोगों ने बचपन से स्टार्ट किया था, वो तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होता है। दूसरा आपका टॉपिक होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर। होल नंबर मतलब जब हम लोग किसी भी नंबर को 1 2 3 नंबर्स लिखते हैं तो इन संख्याओं को पूर्ण तब माना जाएगा, या इन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं तब कहते हैं जब इसी के साथ में ज़ीरो भी लगा हो, और इन्हें हम कहते हैं होल नंबर्स। और प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। इन सभी चीज़ों को जल्दी जल्दी इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये सब कॉमन चीज़ें हैं, सभी को आती हैं, बट स्टार्टिंग में आप लोग का ये सब जानना इम्पोर्टेंट है। प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के अलावा जो थर्ड नंबर होता है वो होता है आपका परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या जिसे कहते हैं, और इनको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। अगर हम लोग किसी भी नंबर को किसी के भाग के फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब डिवीज़न के फॉर्म में कह सकते हैं, या फिर नाम से ही आपको पता लग रहा है रेशियो, अगर किसी भी दो नंबर का रेशियो निकाला जाता है तो वो आपका परिमेय संख्याएं होता है। मानते हैं कि हम लोग के पास दो नंबर्स हैं P और Q, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम P को Q से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा। लेकिन इसके लिए शर्त ये होती है कि इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर Q की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो पूरी जो संख्या है तो वो आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। इसका मतलब ये है परिमेय संख्याओं को निकालने के टाइम पर बस ये ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला नंबर है वो आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं माना जाएगा। इसलिए परिमेय संख्याओं के लिए आपके पास दो नंबर्स होने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। परिमेय संख्याओं के अलावा एक नंबर होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब अगर जिन नंबर्स को हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि संख्याओं को हम लोगों ने चार तरह से सीखा, जिसमें से पहला होता है प्राकृतिक संख्याएं, जो हम लोग बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं 1 2 3 4 से और अनगिनत तक, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं उनको काउंट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो इनफाइनाइट होते हैं। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं में जब 1 2 3 4 के अलावा एक नंबर और एडिशनल तौर पे ज़ीरो भी आ जाता है तब वो संख्याओं को पूर्ण कर देता है, तो उसे हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उसके बाद होता है परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याओं जिनको हम लोग रेशियो के बेसिस पर डिनोट कर सकते हैं या दो को भाग कर सकते हैं, उन्हें हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं तो सीधी बात है, जो डेफिनेशन परिमेय संख्या पर लागू होगी वो अपरिमेय संख्या पर लागू नहीं होगी। तो इसलिए परिमेय संख्याओं में हम लोग संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 3/5, 7/9। बट
अगर अपरिमेय संख्याओं की बात होती है तो उन्हें हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है रूट में लिखी हुई कोई भी चीज़ आपकी अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है, जैसे √11 ले लो, √5 ले लो, या फिर पाई ही होगा तो भी वो आपका अपरिमेय संख्याओं के ही अंतर्गत आता है। √3 भी आ सकता है, √2 भी, मतलब रूट वाली जितनी वैल्यू होती हैं वो आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। एंड इसके साथ अगर कोई नंबर 2√x लिखा है तो हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि 2√x क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो जो 2√x है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि जो संख्या है उसके ऊपर अंडर रूट नहीं लगा हुआ है, रूट तो आगे लगा हुआ है, तो आगे रूट से कोई वैल्यू है नहीं, मतलब √x की कोई वैल्यू है नहीं। लेकिन अगर √2 पर लगा होता तो वो आपका अपरिमेय संख्या होता, लेकिन यहाँ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। तो ये आपकी 4 तरह की हो गई परिमेय संख्याएं। और उसके अलावा 2 सिंपल सी होती हैं, एक सम संख्याएं, एक विषम संख्याएं। सबको पता है कि जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, और जो विषम संख्याएं हैं वो 2 से डिवाइड करने पर शेषफल में कुछ ना कुछ बच जाता है, इसका मतलब वो विषम संख्याएं हैं। और इसके अलावा जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो किसी से विभाजित नहीं होती हैं, और जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। तो ये तो हो गई नॉर्मल सी चीज़ें जो हम लोग को जानना इम्पॉर्टेंट है। अभी 1-2 फॉर्मूले बताएंगे, उसके बाद जो संख्या पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं, क्योंकि बेसिस के अकॉर्डिंग आपके पास डेफिनेशंस नहीं बल्कि क्वेश्चन आंसर करने को आता है। हाँ, एक चीज़ ये भी आ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो मैंने आप लोग को बता दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए फिर आइए स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति में जो भी जितने भी छोटे मोटे फॉर्मूले हैं पहले उसको स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि जो हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइड के लिए फॉर्मूले होते हैं जिसके बेसिस पर हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। तो जो फॉर्मूला होता है डिवीजन का वो होता है भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा फॉर्मूला होता है। बट इसके अलावा एक चीज़ और है कि आप ये कैसे डिनोट करेंगे कौन सा भाज्य है कौन सा भाजक। जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो जो यहाँ वाला पार्ट होता है जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं उसे हम लोग कहते हैं भाजक, जिसको भाग दे रहे होते हैं वो होता है भाज्य, जो सॉल्व करने से आता है वो होता है भागफल, एंड जो लास्ट में बचता है वो होता है हमारा शेषफल। इसको इंग्लिश में भी डिनोट कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, ये हो जाएगा क्वोशिएंट, ये है डिविडेंड, ये होता है डिवीज़र। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग फॉर्मूला को लिखेंगे तो लिख सकते हैं डिविडेंड बराबर डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम लोग किसी भी चीज़ को जज करते हैं या किसी भी चीज़ की वैल्यू को फाइंड करते हैं और अगर आप लोग को ये चेक करना है कि वो सच में ये फॉर्मूले पर बेस्ड है कि नहीं है, तो उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, आप किसी नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करके देखिए तो आप लोग को पता लग जाएगा कि क्या ये फॉर्मूला सही है या नहीं। एज एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 5 को 26 से मान लिया डिवाइड किया, तो हमें पता है 5 5 25 होता है, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। जो हम लोग का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है कि या लास्ट वाले से पहले वाले का मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 × 5 हो गया, और प्लस शेषफल कितना है 1, ये हो गया 25 + 1 दैट मीन्स 26, जो कि डिवीज़र के ही बराबर है। इसका मतलब है कि जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर रहेंगे भाग विधि में वो हमारा सही फॉर्मूला है। इसके पर बेस्ड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आंसर हैं
जो इससे रिलेटेड आते रहते हैं संख्या पद्धति में, संख्या पद्धति के लेसन में। जबकि आप लोग जानते हैं कि लेखपाल में इतना कोई खास सिलेबस नहीं है, तो ये इससे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे वो काफ़ी लेंदी हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ में आपको इन सारे फॉर्मूले को भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी पूछ लिए जाए। जैसे कि अभी रिसेंटली आया था कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या डिफरेंस है, मतलब उनके बीच का रिलेशन। उसी तरह से क्या पता आप लोग से पूछ लिया जाए कि ये फॉर्मूला क्या होता है, और अगर आप लोग को ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप लोग इसे डिनोट नहीं कर पाएंगे। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं, तो आप लोग को समझ में आएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कैसे पूछे जाते हैं। अगर आप लोग को नोट करना हो तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे भागविधि वाले वो इसी फॉर्मूले से रिलेट होंगे। जैसा कि इनके क्वेश्चंस जो हम लोग करवाने जा रहे हैं उसमें एक दो क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। जैसे कि आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 और शेषफल 20 मिलता है, तो पूछा गया है कि भाजक क्या होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम लोग चलते हैं तो भागफल मतलब आपका जो क्वेश्चन दे रखा है, इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों लोग ध्यान रखिएगा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में नोट करूंगी। भागफल आपका दे रखा है 11 और शेषफल इसका मतलब हो गया रिमाइंडर आपका दे रखा है 20, और जो आपका 1043 दे रखा है ये आपका है भाज्य डिविडेंड। तो आपसे पूछा गया है कि भाजक क्या होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को पता है कि अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है जो कि आपका इसी से रिलेटेड था। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। तो आपका जो भाज्य दे रखा है वो है 1043 इक्वल टू, भाजक आपका निकालना है। अगर हम लोग चाहें तो भाजक को कुछ मान लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग इसको x ले लेते हैं बाई चांस, ताकि यहाँ पे सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, तो x इंटू हो जाएगा भागफल कितना दे रखा है आपके पास 11, सेम एज इट इज वैसी ही वैल्यू रखेंगे जैसी कि दे रखी है। मतलब भाज्य की जगह पर भाज्य की वैल्यू रख दी, बराबर लगा दिया। भाजक की जगह पर नहीं दे रखा था तो x है, भागफल की जगह पर 11 है, प्लस शेषफल की जगह 20 है। अब ये हो जाएगा 1043 इक्वल टू 11 इंटू एक्स होता है तो वो हो जाता है 11x, क्योंकि एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है तो इन लोग का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। यह आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में समझ में आएगा, क्योंकि ये नंबर जो है वो आपका कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि कांस्टेंट ऐसे नंबर होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, और जो x है ये एक वेरिएबल है क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। प्लस 20 अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो प्लस वाली वैल्यू होती है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है इक्वल के अदर साइड जाने पर। मतलब अगर आपका कोई भी फंक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दे रखा है तो प्लस वाली वैल्यू अदर साइड जाने पर माइनस में हो जाती है, माइनस वाली वैल्यू अदर साइड जाने पर प्लस में हो जाती है। और यही सेम रिलेशन इनटू और डिवाइड का होता है। जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीज़न में जाती है, और जो डिवीज़न में होती है वो मल्टीप्लिकेशन में जाती है। ये चीज़ हमने आप लोग को
एडिट जूनियर के पेपर में पहले ही बता रखा था। अब यहाँ पर अगर 1043 है और यहाँ पर +20 है, क्योंकि इसको लाने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि यहाँ तो वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये जो +20 है अगर इसको अदर साइड लेकर जाएंगे तो वो -20 हो जाएगा, इक्वल टू 11x अपनी जगह है। अब यहाँ पर आप 20 नहीं रख सकते हैं क्योंकि अब 20 को हमने आगे शिफ्ट कर दिया है। अब 1043 में से अगर हम 20 को माइनस करेंगे तो हम लोगों के पास बचेगा 1023 इक्वल टू 11x। और फिर मैंने बोला जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में होती है अगर अदर साइड जाती है तो वो डिवीज़न में हो जाती है। इसका मतलब हो गया x बराबर 1023/11। ठीक है। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करना तो सबको आता होगा क्योंकि बचपन से डिवाइड करना सीखा है। 9 ज़ा 3 ज़ा, सो आपका आ गया x इक्वल टू 93। मतलब आपका जो आंसर जो आप लेकर चले थे, मतलब जो भाजक था उसका आंसर 93 है। अगर आप लोग को चेक करना है तो आप यहीं पर वैल्यू रख के देख लीजिएगा। दोनों वैल्यू जो LHS और RHS की होती है, मतलब इधर वाला पोर्शन LHS लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष और जो उधर साइड होता है राइट हैंड साइड RHS या दायां पक्ष बोलते हैं उसे। ठीक है। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होंगे। वो तभी बराबर होंगे अगर वैल्यू आपकी सेम है या फिर आपकी वैल्यू सही है। तो अगर आपकी वैल्यू कहीं से भी गलत आ रही होगी तो जो आपका आंसर होगा वो कभी भी मैच नहीं करेगा। इस बात को हमेशा नोटिस करिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद भी हम सेम ऐसे ही क्वेश्चन आंसर करवा दे रहे हैं। संख्या पद्धति में ही आगे के क्वेश्चंस में ये है कि अगर आपके पास इस तरह के फॉर्म में कोई क्वेश्चन आया है कि ये कुछ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा है और आगे आपसे पूछा जाएगा में इकाई अंक क्या होगा, तो आपको पता है कि जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को निकालते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें जो पहला टर्म होता है ना पीछे से, तो वो आपका इकाई अंक माना जाता है। मतलब अगर आपका 100 लिखा हुआ है तो पीछे वाला जो नंबर होगा 0 तो वो आपका इकाई अंक होगा। या फिर 973 लिखा हुआ है तो जो पीछे वाला नंबर होगा वो आपका इकाई अंक होता है। जैसे वंस टेंस करते हैं तो ये आपका वंस होता है, फिर टेंस होता है, फिर 100 होता है, 1000 ऐसे चलता है। तो इसीलिए जो आपका इकाई अंक होगा वो आपके नंबर्स में पीछे से फर्स्ट नंबर पे जो आपका नंबर होगा वो आपका इकाई अंक होता है। अब यहाँ पर आपको पूछा गया है कि इकाई अंक आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे। ठीक है। ठीक है। अब इसके लिए इतना सारा तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट हम लोग सिर्फ लास्ट वाले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो जो लास्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आपका इकाई अंक होगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो अगर किसी भी नंबर की स्टार्टिंग करते हैं, जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आप उसको पीछे से स्टार्ट करते हैं। मतलब पहले अगर आप 476 को अगर हम लोग यहाँ करके देखते हैं, अगर हमने 476 को 198 से मल्टीप्लाई किया तो पहले आप 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो जब 8 सिक्सा करेंगे ना तो 8 सिक्सा आता है 48 का 8 कैरी ओवर, सॉरी 8 लिखा जाएगा 4 कैरी ओवर। ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से इकाई अंक क्या आया? 8 आया। ठीक। मतलब इन दोनों को करने से तो इकाई अंक 8 आया। फिर उसके बाद अगर हम लोग मतलब 8 को ही अब यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 9 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 8 9 जा आता है 72। तो 72 में से आपका इकाई अंक क्या आया? 2। फिर इसी 2 को जब यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 2 2 जा 4। तो इस तरह से अगर आप लोग इसका निकालेंगे तो आप लोग को इसके इकाई अंक पता लग जाएंगे। ये तो खैर बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसको निकालने का तरीका ऐसा ही होता है कि अगर आप लोग को चेक करना है, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लास्ट नंबर ले लीजिए सभी का। उधर का 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है एंड देन 2 है। ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 8 6 आता है 48।
यहाँ पर 8 9 जाता है 72, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना देखिए कि 8 6 आया 48, ठीक है। यहाँ पर करते हैं 9 2 आया 18, तो इसका आया 8, इसका भी आया 8, क्योंकि इकाई अंक चाहिए। फिर आप इसका फिर मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 8 कितना होता है 64, और जो इकाई अंक है वो तो लास्ट वाला लिया जाएगा ना 4। तो आपको जिस तरह से समझ में आए वो आप उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल तरीका यही है कि इसी तरह से निकाले जाते हैं, जल्दी इसी से निकलता है, क्योंकि वहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन के साथ में आप लोग को टाइम इंटरवल भी चाहिए, और उसी टाइम के बीच में ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। सबसे बेस्ट तरीका इसी तरह का, और आप ऐसे ही सॉल्व करिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम यहाँ पर साफ नोट कर दे रहे हैं कि सभी का आप इकाई अंक पहले लिख लीजिए। 8 6 8 9 एंड 2। 8 6 होता है 48 एंड 9 2 होता है 18। फिर अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इनका इकाई अंक इधर का ये 8 लेंगे, इसका भी 8 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक ही निकाला। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई भी करके देखेंगे ना तो भी आपको सेम वही पड़ेगा, लेकिन इतना लंबा मल्टीप्लाई करेगा कौन। फिर इसका इकाई अंक 8 है, इसका भी 8 है, तो 8 8 जा होता है 64। चूंकि हमें इकाई अंक लेना है इसलिए आगे है आंसर 4। ठीक है, इस तरह से इसको निकाला जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है 7 की पावर 65 इंटू 6 की पावर 41 इंटू 3 की पावर 57। इसमें भी आपको इकाई अंक निकालने के लिए आता है। ठीक है, देखिए नीचे वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले क्वेश्चन में ये है कि आपके पास जो नंबर्स दे रखे हैं वो पावर्स में है, और पावर्स में सिर्फ एक ही नंबर को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और वो नंबर होता है 1। अब ये सोचते हैं कि इकाई अंक निकालना है, मतलब 7 की पावर 65 इतना बड़ा नंबर है, तो इसके लिए इकाई अंक कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि हम लोग 7 को 65 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का लेखपाल का पेपर तो छूट जाएगा। इसलिए इसको पहली बात तो अलग अलग लिख लेते हैं। 7 की पावर 65, 6 की पावर 41 एंड 3 की पावर 57। ठीक है, अब देखिए 7 को अगर 7 टाइम्स 7 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 आता है 49। लेकिन हम लोग के लिए सॉल्व करने में तब आसानी होगी जब इकाई अंक 1 हो। तो एक काम करते हैं, अगर हम लोग 7 को फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन 49 आया, सेम इसका मल्टीप्लिकेशन भी 49 आएगा। चूंकि हमें इकाई अंक चाहिए इसलिए 9 9 को लेंगे, और 9 9 जा होता है 81, तो मतलब इकाई अंक क्या आया 1। मतलब अगर हम लोग 7 को 4 बार लिखेंगे तो हमारे पास इकाई अंक 1 आता है। ये चीज़ क्लियर हुई कि अगर हम लोग 7 को 4 टाइम्स लिखेंगे तो 7 7 जा 49, और इधर से भी 7 7 जा 49। इकाई अंक की बात हो रही है तो 9 9 लिया जाएगा, 9 9 जा होता है 81, और 81 को लिखने से उसका इकाई अंक 1 आएगा, क्योंकि 1 से ही हम लोग क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। मतलब ये हो गया कि अगर 7 की पावर 4 कोई चीज़ होगी तो उसका इकाई अंक 1 होगा, क्योंकि जब हम लोग ने 7 को 4 बार मल्टीप्लाई किया था तो हमें इकाई अंक 1 मिला था। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग 65 को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 की पावर 4 की ही पावर में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है लॉग के अकॉर्डिंग 1 की पावर कुछ भी होती है तो आंसर हमारा 1 ही आता है। तो अगर 7 की पावर 4 लिखेंगे, अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि 65 को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप 7 को डिवाइड कर दो। ठीक है, जो आपके पास नंबर है उसको डिवाइड कर दे तो हमें पता लग जाएगा।
7 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से अगर हम 65 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 1 जा 4, 2 कैरी ओवर, 2 रिमाइंडर बच गया, 5 लेंगे, 6 जा 24, दैट मीन्स 1 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हम लोग ने 4 से डिवाइड किया था उसकी पावर कितना लिख लें, 16 इंटू, चूंकि रिमाइंडर 1 बच गया, इसका मतलब 1 7 तो बचेगा ही बचेगा। क्योंकि अगर हम लोग चेक करना चाहें तो ऐसे चेक कर सकते हैं कि 16 4 जा होता है 64, और चूंकि इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 हो गई, तो 64 यहाँ से पावर हो गया और एक ये पावर मिलके हो गई 65। ठीक है, जब हम लोग को नहीं समझ में आता है कि हम लोग का ये कितनी टाइम्स डिवाइड होगा, तो सबसे बेटर तरीका है जितनी पावर है उससे डिवाइड करके देख लेंगे। जैसे यहाँ पे पावर 4 ले रहे थे तो 4 से डिवाइड करके देखे हैं तो हम लोग को पता लगा कि 16 टाइम्स जाएगा, लेकिन रिमाइंडर में 1 बच जाएगा। तो जो रिमाइंडर में बचा वो यहाँ नोट कर देंगे और फिर हम लोग चेक करेंगे कि 16 4 जा होता है 64 और साथ में 1 आ गया 65। ठीक है, ये अभी सबको निकालने का तरीका है। अगर हम लोग इसको लिखेंगे, हमने क्या कहा था कि ये जो 7 की पावर 4 है उसका इकाई अंक क्या होता है 1, तो 1 की पावर 16 इंटू 7 लिखा हुआ है, तो 1 की पावर 16 कितने टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 1 ही आएगा, तो सिर्फ 1 इंटू 7 कितना बचेगा, 7 आया। तो मतलब जो 7 की पावर 65 का इकाई अंक था वो हमारे पास 7 निकल के आया। अब हम बाकी का निकालते हैं। देखो 6 की पावर 41 लिखा है, हमेशा याद रखिएगा 6 एक ऐसा नंबर है जिसको आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो उसका इकाई अंक 6 ही आता है। जैसे कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, एक और 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 6 फिर 36 आया, तो इकाई अंक हमेशा वो 6 ही आता है। चाहे 6 को आप 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले, जो आपका इकाई अंक आएगा वो 6 से ही आएगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट इसको हम 6 लिख ले रहे हैं, साथ में बताते चल रहे हैं कि कैसे आएगा। ठीक है, अगर आप 6 को 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका 6 आएगा। मतलब कुछ भी लिखेंगे ना आप 6 की पावर में, 6 के साथ में आप जितनी बार भी किसी भी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतने टाइम्स रिपीट होगा। इसका मतलब ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इकाई अंक जो 6 का होता है वो 6 होता है। अब हम लोग इसी तरह से निकालेंगे 3 की पावर 57 का। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, पता है 9 आता है। फिर अगर हम 3 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो पता है 9 आता है, लेकिन 9 का इकाई अंक तो 9 ही है क्योंकि 9 तो सिंगल नंबर है। अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 81, दैट मीन्स आपका इकाई अंक हो गया 1। तो इसके बेसिस पर हम लिख सकते हैं कि 3 की पावर कितना यूज़ किया हमने, 4। 3 की पावर 4 को अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोगों के पास इकाई अंक 1 आ जाएगा। 3 की पावर 4 अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोगों के पास इकाई अंक आ जाएगा। लेकिन 3 की पावर 4 पर ऊपर पावर कितनी लिखेंगे कि 57 को कैरी करें, तो 57 का बोझ तो वही उठा सकेगा ना जब हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। डिवाइड करके देखते हैं तो 4 1 जा 4 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, 1 बच गया। इसका मतलब है कि 4 की पावर जब मतलब इसकी होल पावर लिखेंगे तो 14 लिखेंगे। चूंकि एक रिमाइंडर बच गया है इसका मतलब एक 3 भी आ गया। ठीक है, चाहे तो चेक कर ले, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 56 और चूंकि इसकी पावर 1 है तो हो गया 57। अब देखो इसका इकाई अंक तो मैंने भी बताया था 1 होता है, तो 1 की पावर 14 डायरेक्ट 1 लिख लें, और चूंकि ये 3 लिखा है तो 3, दैट मीन्स आ गया आपका 3। ये तो हो गया आपका अलग अलग करके निकाल लिया कि किसका कितना इकाई अंक होगा। लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए ये तीनों चीज़ें आपकी मल्टीप्लिकेशन में दे रखी थी, तो इसका मतलब हो गया इसका इकाई अंक कितना आया 7, इसका क्या आया 6, फिर उसका आया 3। मल्टीप्लाई कर ले, 7 है इंटू 6 3 सा हो गया 18,
और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा, वैसे तो हमें पता है 6 आएगा, लेकिन अगर आप लोग पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। 126 आया। और हमें चूंकि यहाँ पर इकाई अंक निकालना है इसलिए इकाई अंक आ गया आपका 6। आपका इकाई अंक आ गया 6, क्योंकि हम लोग को इकाई अंक ही पूछा गया था। तो इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन निकालने के लिए आता है। इकाई अंक वाले क्वेश्चन आंसर आपको 1 या 2 ज़रूर देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इनका मेथड सिंपल होता है, लेकिन जो लोग ध्यान से समझ जाते हैं उन्हें आ जाता है, तो वो लोग कर लेते हैं। आज के लिए बस आप लोग इतना ही रखिए। फिर जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो लोग आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके आगे के लेक्चर में अभी वैसे इसका आई थिंक 1 या 2 लेक्चर और लग जाएगा, तो आप लोग को संख्या पद्धति अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपके जितने क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे हम अलग अलग बुक से आप लोग को करवा देंगे। कुछ लोग की डिमांड थी कि आप लोग मैम ये बता दीजिए कि बुक कौन सी आपके लिए सुटेबल है, तो बुक्स आपके लिए कोई भी सुटेबल नहीं होती है। आप लोग को जो समझ में आए, जिससे समझ में आए आप उससे पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर है वो तो कहीं से भी आ जाते हैं। बस आप लोग के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ये पढ़ते रहिए और बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके रिगार्डिंग जितने भी चीज़ें आपको पूछनी है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोई कुछ भी अगर आपको सजेशन देना है या कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ पे हमसे जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।